हाय, वेलकम अगेन इन माय क्लास। आप सभी लोग को फिर से ज्ञान की ज्योति एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। ठीक है साथियों आज फिर से हम सभी लोग पढ़ेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को 2 दिन पहले अनाउंस्ड कर चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड डैट कि आप लोगों को ज्ञान की ज्योति एजुकेशनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से इंडियन पॉलिटी के साथ साथ अब आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग 12 फरवरी 2026 का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उन सारी करंट अफेयर्स को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपना क्लास बिना समय को इधर उधर की बात किए हुए। बात क्या करें, आपको पता है कि अगर ये क्लास if you help you so please like subscribe and share amongst your friends। ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं उनके बीचों में यह जो क्लास है उसको आप शेयर कीजिए, उनको भी मदद कीजिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आज हमारा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है। हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है। यू हैव 4 ऑप्शंस। फर्स्ट इज आंध्र प्रदेश, सेकेंड इज केरल, थर्ड इज तमिलनाडु एंड फोर्थ इज कर्नाटक। 4 ऑप्शन है। इफ यू नो प्लीज गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। अगर आप जानते हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आंसर देके यू कैन चेक योर सेल्फ। ठीक है, तो हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक। इसका सही जवाब क्या है बताइए। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों आंध्र प्रदेश। क्या है, आंध्र प्रदेश। कि हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ ना कोंडा रेड्डी से संबंधित कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। बस ध्यान देना, देखिए जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस रहेगा, अगर वहाँ पे हमें विवरण की ज़रूरत है, ठीक है, और डिटेल्स की ज़रूरत है, उन सारी डिटेल्स को मैं यहाँ पे देते हुए ही क्लास को आगे पढ़ाऊँगा। हाँ, यहाँ मैं ये भी कर सकता हूँ कि सिर्फ आपको क्वेश्चंस और उसका आंसर देके बढ़ा सकता हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ आई वांट कि आप तैयारी करें, तो आपकी तैयारी इस तरह से हो ताकि कोई समस्या ना हो। ठीक है ना, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो सकते हैं मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, बस क्लास में आप बने रहना, क्लास को पूरा सुनना, क्लास पूरा सुनोगे तभी आपको ज्ञान पूरा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन जो है कोंडा रेड्डी के बारे में कि कोंडा रेड्डी जनजाति भारत की एक आदिवासी जनजाति समुदाय है। समझ में आ गया, आदिवासी जनजाति समुदाय है। ठीक है, तो कोंडा रेड्डी क्या है, तो आदिवासी जनजाति समुदाय है। ठीक है, इन्हें कोंडा रेड्डी या हिल रेड्डी भी कहा जाता है। तो कोंडा रेड्डी को और किस नाम से जानते हैं, तो आपको और पता चल गया कि हिल रेड्डी भी कहा जाता है। किसको, तो कोंडा रेड्डी को। ठीक है, और कोंडा का अर्थ तेलुगु भाषा में पहाड़ होता है। देखिए आपको पता चला कि कोंडा का अर्थ क्या होता है तेलुगु भाषा में, तो पहाड़ होता है। ठीक है, इसीलिए इन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाला जनजाति माना जाता है। समझ में आया, तो कोंडा का अर्थ तेलुगु भाषा में क्या होता है, तो पहाड़ होता है। ठीक है, क्या इफ यू आर फ्रॉम साउथ स्टेट्स, अगर आप साउथ स्टेट से हो, दक्षिणी एरिया से हो, तो क्या पता यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए या कहीं भी क्वेश्चन पूछा। ऐसा नहीं कि नॉर्थ वाले एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि कोंडा का अर्थ जो होता है वो तेलुगु भाषा में क्या है, पहाड़ होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा जाता है, उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति माना जाता है। ठीक है, तो जो इसका क्वेश्चन का जो जवाब था क्या था, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से, तो आंध्र प्रदेश से है। कोंडा का अर्थ क्या होता है, तो पहाड़ होता है। कोंडा रेड्डी को किस नाम से जानते हैं, तो हिल रेड्डी के नाम से जान जाते हैं। कोंडा रेड्डी जनजाति भारत की एक आदिवासी जनजाति समुदाय। ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाए, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन को समझो। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता।
विदर्भ टीम था जिसने क्या किया, पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीता। लेकिन किस टीम को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी जीता, यह क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को समझो और उसके बाद आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे यू हैव अगेन 4 ऑप्शंस। फर्स्ट इज मुंबई, सेकंड इज कर्नाटक एंड थर्ड इज तमिलनाडु एंड फोर्थ इज सौराष्ट्र। ठीक है, तो विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब बताइए आप सभी लोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जो जीता वह किसको हराकर जीता, तो सौराष्ट्र को हराकर। किसको हराकर जीता, तो सौराष्ट्र को हराकर जीता। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो जो इस 2 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है सौराष्ट्र, कि विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र टीम को हराकर जीता। ठीक है, कुछ विजय हजारे ट्रॉफी से संबंधित जो फैक्ट है हम उसको यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, बस ध्यान देना, अच्छी तरह से ध्यान देना, मजा आ जाए क्लास में। देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी भारत का प्रमुख घरेलू वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट है। तो ये क्या है, घरेलू है, डोमेस्टिक मैच इसमें खेला जाता है, न कि यहाँ विजय हजारे जो है इंटरनेशनल ट्रॉफी है। ठीक है, और वनडे है। ठीक है, ओडीआई मैच है, एक दिन का एक दिवसीय जो मैच होता है वह वनडे मैच है। ठीक है, उसके बाद समझना कि यह ट्रॉफी महान भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर रखी गई है। तो विजय हजारे क्या थे, क्रिकेटर ही थे। ठीक है, बहुत अच्छे ग्रेट महान खिलाड़ी थे। तो क्या थे, क्रिकेटर थे, फुटबॉलर नहीं थे। ठीक है, या टेनिस नहीं खेलते थे, क्या खेलते थे वो, क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, जो भारत के शुरुआती महान बल्लेबाजों में से एक थे, जो शुरुआती दौर अगर देखा जाए भारत की क्रिकेट के इतिहास का, तो बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी थे। उनमें से विजय हजारे एक ऐसे व्यक्ति थे, वो भी अच्छे खेलते थे, महान खिलाड़ी थे। तो उन्हीं के नाम पे विजय हजारे ट्रॉफी नाम रखा गया, विजय हजारे ट्रॉफी का नाम रखा गया, जो डोमेस्टिक वनडे मैच कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ कि विदर्भ ने क्या किया कि सौराष्ट्र को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी जीता। ठीक है, देखिए टीम भारत के अलग अलग राज्य और क्षेत्रीय टीम्स भी होते हैं। देखिए, अलग अलग स्टेट्स के टीम होते हैं और क्षेत्रीय भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि विदर्भ क्या एक रीजनल आप क्रिकेट टीम बोल सकते हैं, न कि वो स्टेट का है। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सा का है लेकिन वो स्टेट नहीं है, वो रीजनल बोल सकते हैं। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, चलिए विदर्भ का है, तो विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का एक क्षेत्र है। आपको पता होगा, अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं जानते होंगे कि वेयर इज विदर्भ, वेयर इज इट लोकेटेड, तो इट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ पे है, विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का एक क्षेत्र है। यह राज्य के पूर्वी हिस्से में स्थित है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। देखिए, और विदर्भ की विशेषता की बात किया जाए कि विदर्भ की क्या विशेषता है, तो वह है ना विदर्भ की कपास कॉटन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। डन, विशेषता जो है तो इसकी कपास कॉटन खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको फैक्ट पता चला, विदर्भ का है तो महाराष्ट्र के अंदर है, ये पता चल गया। वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपके कपास के लिए, कॉटन के लिए प्रसिद्ध है। विजय हजारे ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे कौन थे, तो एक महान क्रिकेटर थे, भारतीय क्रिकेटर थे। तो इन सारी बातों का आपको पता चला गया। क्या रीजनल क्रिकेट टीम विजय हजारे ट्रॉफी में हिस्सा ले सकता है, हाँ तो बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि एक जो विदर्भ क्या है रीजनल क्रिकेट टीम ही है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि आर्यन वार्ष ने भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आर्यन वर्ष ने भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। यू हैव 4 ऑप्शंस, वो है 90वें, 92, 85वें और 100वां। यानी उनका जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं उनका कौन सा रैंक है, 90 नंबर का है, 92 नंबर का है, 85 नंबर का है या 100 नंबर का है। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 92। ठीक है, 91, 92, उसी तरह 92। ठीक है, तो आर्यन के वर्ष ने भारत की कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए, तो 92 बन गए। डन, चलो आगे बढ़ते, क्लास को आगे बढ़ाते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, फोर्थ क्वेश्चन ये कर रहा है कि भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन से 2 यूरोपीय संघ ईयू के नेता शामिल हुए। ठीक है, जो भारत 26 जनवरी 2026 को हमारा 26 जनवरी, आपको पता है, मैं आपको बता भी चुका हूं कि 26 जनवरी 2026 को हम लोग 77वां गणतंत्र दिवस मनाए। ठीक है, 77वां गणतंत्र दिवस मनाए। तो 77वां गणतंत्र दिवस जब हम लोग मना रहे थे तो हमारे यहाँ 2 मुख्य अतिथि आए थे। ठीक है, जो कहाँ के थे, यूरोपीय संघ के थे, ईयू के थे। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के थे। तो कौन थे? ठीक है, तब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट इज जो बाइडन और ऋषि सुनक, सेकेंड ऑप्शन इज इमैनुअल मैक्रो और ओलाक स्कोल्ज, थर्ड इज एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेन, थर्ड इज शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन। 4 ऑप्शन है, आपको पता करना है। अगर आप अपडेट हो तो यू कैन गिव आंसर, अदरवाइज आप गेस करोगे। ठीक है, तो हमेशा तो तुक्का लगता है नहीं तो सही तो होगा नहीं। हाँ, कभी कभी तुक्का भी लग जाता है, कभी कभी हमेशा तुक्का नहीं लगता है। ठीक है, अगर तुक्का से सही होना होता तो लोग क्यों पढ़ता, क्यों रात दिन मेहनत करता। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो सही जवाब है आपके ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी में क्या, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेन। ठीक है, ये मुख्य अतिथि थे। देखिए 2 नाम है, 2 नाम का, एंटोनियो कोस्टा, दिस इज द फर्स्ट नेम, एंड सेकेंड पर्सन इज उर्सुला वान डेर लेन। ये जो 4 जो वर्ड आ रहा है ये एक व्यक्ति का नाम है, उर्सुला वान डेर लेन। ठीक है, डन। फिर से बता रहा हूं कि भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में से कौन से यूरोपीय संघ ईयू नेता शामिल थे। तो 2 व्यक्ति थे। पहला व्यक्ति का नाम है एंटोनियो कोस्टा, दूसरा व्यक्ति का नाम है उर्सुला वान डेर लेन। डन। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ हम लोग यूरोपीय संघ क्या है, यूरोपीय संघ से संबंधित हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। अगर आप लोग बोलोगे कि सर हमें सिर्फ इसके बारे में क्यों बता रहे हैं, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताइए कि आप यूरोपियन यूनियन के बारे में क्या जानते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इफ़ यू नो दैट इज़ वेरी गुड, इफ़ यू डोंट नो तो प्लीज़ ट्राई टू अटेंड माई क्लास एंड इम्प्रूव योर नॉलेज। ठीक है, मेरे क्लास में शामिल है और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाए, अर्जित करे और डेवलप करे। ठीक है, देखिए यूरोपीय संघ जो है यूरोप के 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। समझ में आ गया। इसमें यूरोप में कुल कितने देश है, तो कुल कितने देश है, 27 देश है। ठीक है, और एशिया का देश इसमें शामिल है तो नहीं, ये सिर्फ क्या है, यूरोप के 27 देशों का एक समूह है जिसमें क्या है, राजनीतिक और आर्थिक संगठन। समझ में आ रहा है, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। ठीक है, तो राजनीतिक और आर्थिक संगठन है और जो आपसी सहयोग, इसका जो काम है, जो आपसी सहयोग, शांति और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जो यूरोपीय संघ जो बनाया गया उसके पीछे का क्या कारण है। तो यह एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है जो आपस में एक दूसरे को सहयोग करता है, शांति के लिए और व्यापार के लिए बढ़ावा देने के लिए काम करता है। डन। और क्या करता है, तो इसका जो गठन हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत हुई। तो पता चल गया कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय संघ का विस्तार होना शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए 1993 में इसका जो एक संधि की बात की, किस संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का स्थापना किया गया, तो एक संधि है दोस्तों, मास्ट्रिच्ट ट्रीटी। कौन सा है, मास्ट्रिच्ट संधि। मास्ट्रिच्ट ट्रीटी के तहत यूरोपीय संघ बनाया गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलो क्या क्लास को आगे बढ़ाएं, क्लास में मजा आ रहा है तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 यह कहता है कि एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है। ठीक है, अगेन एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है। पहला ऑप्शन है दोस्तों पहला, दूसरा ऑप्शन है 10वां, तीसरा ऑप्शन है 15वां और चौथा ऑप्शन है 6ठा। ठीक है,
मैंने आपको 4 ऑप्शन बता दिया। क्या आप जानते हैं कि एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का किस स्थान पर है? अगर जानते हो तो फिर से बोलूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दो। क्वेश्चन देख लिया, जवाब दे दो, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, 5 नंबर का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, छठा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, छठा। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान है छठा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डन। सो लेट्स आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हुए हम लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो कौन ड्रामा फिल्म के लिए क्या मिला है? तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है। 4 ऑप्शन है, फिल्म का नाम है। एक है ओपेनहाइमर, दूसरा है द सन, तीसरा है हैमनेट और चौथा है विंटर ब्रेक। 4 ऑप्शन मिल गया। अब बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? मैं 1 सेकंड लेता हूं, आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। चलो, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डन। कि 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जो मिला वो हैमलेट फिल्म को मिला। डन। चलो, क्या मैं आगे बढ़ूं? चलो, अगर आपके तरफ से इजाजत हो तो क्लास को आगे बढ़ाते, ठीक है। क्लास को ना मनोरंजन के तौर पर, टेंशन मत लो, टेंशन से कुछ नहीं होता। टेंशन लोगे मुझे नहीं आता है तो कुछ नहीं होगा, सोचोगे कि मुझे भी आता है, मैं मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा तो आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। चलो आगे समझते हैं क्वेश्चन को कि नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? जो दिल्ली में, नई दिल्ली में पुस्तक मेला आयोजित किया गया 2026 का 53वें विश्व पुस्तक मेला आयोजित किया गया, उसका आधिकारिक विषय क्या है? ठीक है, उसका आधिकारिक विषय क्या है? पहला ऑप्शन है आपके सामने भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि पुस्तकें सबके लिए। तीसरा ऑप्शन है डिजिटल इंडिया और चौथा ऑप्शन है अमृत काल की पुस्तकें। 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से आपको सही जवाब को चूज करना है। बताइए कौन सा जवाब होगा? तो देखो 7 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए क्या है कि भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। डन। कि नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय जो है वो है भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है। मैं आगे बढ़ूं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में, कौन सा बांध? बरगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि नदी पर बना हुआ कौन सा बांध है? बरगी बांध, ठीक है। कौन सा बांध? बरगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है, ठीक है। तो किसने किया है? राष्ट्रीय बांध संयुक्त प्राधिकरण ने, एक संस्था है जिसने क्या उजागर किया कि नदी पर स्थित एक किस नदी पूछ रहा है कि किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है। तो पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा, तीसरा ऑप्शन है ताप्ती और चौथा ऑप्शन है गोदावरी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा, ठीक है। कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर? तो ताप्ती, सॉरी, नर्मदा नदी पर, ठीक है। किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है। तो ये जो बरगी बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है दोस्तों नर्मदा नदी पर, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन, एक तो क्या हो गया कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण क्या करता है कि जो बांध बना हुआ है अगर उसमें कोई सुरक्षा खामियों को उजागर करने का काम यानी उसका देखरेख का काम करता है,
ठीक है। और उसके बाद बरगी बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछ लेता है। चलो तो अब हम लोग कुछ ना, ये जो संस्था है राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना, बस बोर्ड के ऊपर आप लोग को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय यानी नेशनल, बांध यानी डैम, सुरक्षा यानी सेफ्टी, प्राधिकरण यानी अथॉरिटी, डन। और इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NDSA। क्या बोलते हैं, NDSA। तो N नेशनल, D डैम, S सेफ्टी एंड A अथॉरिटी, डन। तो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, ठीक है। इसका यह कैसी संस्था है, तो एक केंद्रीय संस्था है, भारत सरकार का क्या है, केंद्रीय संस्था है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। उसके बाद इसका काम क्या है, तो काम है क्या, इसका काम है कि देश के बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक है। तो देश के बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करना किसका काम है, तो NDSA का है। तो NDSA का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, ठीक है। इसका स्थापना की बात किया जाए तो इसका स्थापना हुआ था बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के द्वारा, ठीक है। अधिनियम कौन सा, 2021 के द्वारा स्थापना, बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के द्वारा, डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के द्वारा NDSA की स्थापना किया गया था। और यह पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों इसका जो मंत्रालय है वह जल शक्ति मंत्रालय, कौन सा है, जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डन। तो यहाँ से कितना फैक्ट मिल गया कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण जो है इसका मंत्रालय जो है वो है जल शक्ति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NDSA बोलते हैं, यानी नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बोलते हैं। यह क्या है, तो केंद्रीय संस्था है। इसका काम क्या है, तो देश की बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुआ, तो बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के द्वारा। समझ में आ गया, चलो। तो इसका सही जवाब आपको मिल गया कि इसका जो सही जवाब क्या था, नर्मदा, कौन सा, नर्मदा, ठीक है। क्लास को आगे बढ़ाते, क्लास में बने रहना और क्लास को मजा लेते रहना, ठीक है। मजा मतलब कि ज्ञान को बढ़ाते रहना, यहाँ कोई नाच प्रोग्राम नहीं, इसका मतलब कि आप मजा लेना, मजा की इंटरेस्ट, अगर आप खुशी से पढ़ोगे ना तब आप आसानी से ज्ञान को अर्जित कर सकते हो। टेंशन में पढ़ोगे तो आप बहुत चीज भूल जाओगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है कि 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाएगी, तो 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल, स्टार्टअप इंडिया पहल आपको पता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया स्टार्टअप इंडिया है। मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, घबराना नहीं, कि स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाया गया इसी बार 16 जनवरी 2026 को। ऑप्शन है 5वीं, 15वीं, 10वीं और 8वीं, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में इसका सही जवाब क्या है बताओ। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ऑप्शन नंबर सी, 10वीं, ठीक है। तो 10वीं वर्षगांठ मनाया गया 10 जनवरी 2026 को 10वीं वर्षगांठ मनाया गया, ठीक है। मजा आया, चलो आगे बताएं। देखो तो स्टार्टअप इंडिया की जो शुरुआत हुआ था ना, स्टार्टअप इंडिया की जो शुरुआती हुआ कि 16 जनवरी 2026 को, तो पता से 16 में शुरुआत हुआ तो 26 में इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाया गया, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी स्टार्टअप इंडिया का पहल, तो हुआ था 16 जनवरी 2026 को, ठीक है। उसके बाद किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य बढ़ावा देना, किस चीज का बढ़ावा देना, ठीक है। तो बढ़ावा देना है इसको नवाचार यानी इनोवेशन के क्षेत्र में और उद्यमित यानी इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में इसको क्या करना है, बढ़ावा देना है। नवाचार यानी इंग्लिश में बोलते हैं इनोवेशन और उद्यमित यानी इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इस क्षेत्र में इसका उद्देश्य बढ़ावा देना। तो नवाचार किसे कहते हैं, इनोवेशन क्या होता है, ठीक है। समझो बच्चों, अगर आप लोग जानते होंगे, इफ यू आर नोइंग अबाउट इनोवेशन दैट इज टू गुड, इफ यू डोंट नो तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है इसके बारे में आप लोग समझो, ठीक है। तो इनोवेशन क्या है,
इनोवेशन का मतलब होता है नई सोच, नया विचार या नई विधि अपनाकर किसी काम को बेहतर ढंग से करना ही इनोवेशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? नई सोच, न्यू थॉट, ठीक है, नया विचार, ठीक है, या नई विधि अपनाकर किसी काम को बेहतर ढंग से करना ही इनोवेशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया नवाचार किसे कहते हैं, इनोवेशन क्या होता है। अब देखो दूसरा क्या है, उद्यमित यानी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? तो एंटरप्रेन्योरशिप होता है कि नया व्यवसाय, ठीक है, न्यू बिजनेस शुरू करना, ठीक है, नया व्यवसाय शुरू करना, जोखिम उठाना। देखिए बिजनेस में मतलब ये होता है जोखिम, रिस्क लेना, ठीक है, और नए विचारों को सफल व्यवसाय में बदलना ही क्या कहलाता है? उद्यमित कहलाता है, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। ठीक है, आपको पता चला कि स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई? 16 जनवरी 2026 को कौन सा वर्षगांठ मनाया गया? इसकी पहल किसके द्वारा किया गया? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? बढ़ावा देना। तो किस क्षेत्र में बढ़ावा देगा? इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ावा देगा और एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बढ़ावा देगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब क्लास को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के पास पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? दोस्तों नंबर 10 कह रहा है दोस्तों कि भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन किसने लॉन्च की है? भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च की है? यू हैव 4 ऑप्शंस। फर्स्ट इज एसबीआई, सेकेंड इज पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, थर्ड इज त्रिपुरा ग्रामीण बैंक एंड फोर्थ इज बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, you have given 4 options, so please give one right answer of this questions. Done. भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च किया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, मैं 2 सेकंड लेता हूं, आप लोग इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है कि भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है। किसने? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, समझ में आ गया कि भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की है? ठीक है, भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो यू हैव अ 4 ऑप्शंस, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल एंड तमिलनाडु। ओके डन, यू हैव गिवन 4 ऑप्शंस, प्लीज चूज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 11वां नंबर क्वेश्चन का जो बच्चों सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है तमिलनाडु जो है इसका सही जवाब है कि भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना जो हुआ है वह कहाँ की जाएगी? तो तमिलनाडु में की जाएगी। ठीक है, कहाँ की जाएगी? तो तमिलनाडु में की जाएगी। ठीक है, भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना वह तमिलनाडु में की जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन 12 करके हाल ही में यानी रिसेंटली नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो कौन सा पुरस्कार है? नृत्य कला निधि। ठीक है, किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। पहला है उर्मिला सत्यनारायण, सेकेंड ऑप्शन इज हेमा मालिनी, थर्ड ऑप्शन इज बिरजू महाराज एंड फोर्थ ऑप्शन इज सोनल मानसिंह। डन। तो चारों ऑप्शंस में से आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, देखिए दिस इज द रिकॉर्डेड वीडियो दैट इज अपलोडेड एवरी डे इन द मॉर्निंग। ठीक है, दिस इज नॉट लाइव क्लास। तो मैं आपसे सेकेंड लेता हूं। क्यों सेकेंड लेता हूं? कि जब आप इस क्लास को देख रहे होंगे तो उसी समय मैं होल्ड इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दो। ठीक है, इससे क्या होगा कि यू कैन चेक योर सेल्फ। ठीक है, कि वेयर
आर यू, आपका कहाँ पे हो, ठीक है। आप इसमें मतलब करेंट अफेयर्स में अपने आप को चेक कर सकते हो, ठीक है, कि आपकी करेंट अफेयर्स में भी क्या पोजीशन है, क्या लेवल से, ठीक है। एक्चुअल जो करेंट अफेयर्स है जस्ट लाइक क्वेश्चन, ये कोई लिमिट है नहीं कि एक ही क्वेश्चन फिक्स है, डेली करेंट अफेयर्स बन रहा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन का जो जवाब है कि हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। उर्मिला सत्यनारायण को ही नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? उर्मिला सत्यनारायण को नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट, ठीक है, तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। क्या है? मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है, ठीक है। कि तीसरी पीढ़ी का थर्ड जनरेशन का फायर एंड फॉरगेट, ठीक है, उसका नाम है मिसाइल का मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपको ओडिशा, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ठीक है। बताइए कि इसका सही जवाब क्या है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र, ठीक है। कि तीसरी पीढ़ी का फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए, ठीक है। समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। एक है अक्षय कुमार, दूसरा है विद्युत जामवाल, तीसरा है टाइगर श्रॉफ और चौथा है पवन कल्याण, ठीक है, पवन कल्याण। चलो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक ऑप्शन को सिलेक्ट करो कि कौन सा है। अक्षय कुमार है, विद्युत जामवाल है, टाइगर श्रॉफ है या पवन कल्याण है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, पवन कल्याण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 14 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पवन कल्याण। कि समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पवन कल्याण पहले भारतीय बन गए हैं, ठीक है, पवन कल्याण। डन। चलो क्वेश्चंस आगे बढ़ाते हैं, आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जनवरी 2026 में वेनेजुएला, ठीक है, जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था, ठीक है। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन है। यह है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, दूसरा है ऑपरेशन डेजर्ट, तीसरा है ऑपरेशन विक्ट्री और चौथा है ऑपरेशन कोबरा। 4 नाम दिया गया, 4 ऑप्शन से, 4 ऑप्शन में से आपको सही जवाब को हासिल करते हुए आपको सही जवाब देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। और ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। क्या है? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ठीक है। तो जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का जो कूट नाम था वह है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। क्या है? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 16 को देखो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कि किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फेंड्रो ऐप लॉन्च किया है? किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फेंड्रो ऐप, कौन सा क्या है ऐप? फेंड्रो ऐप लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन दिया गया। 4 ऑप्शन, पहला दिलजीत दोसांझ, दूसरा है हनी सिंह, तीसरा है पंजाबी गायक काका और चौथा ऑप्शन है बादशाह। 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में से सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब है पंजाबी गायक काका, पंजाबी गायक काका। ठीक है, तो किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फेंड्रो ऐप लॉन्च किया है? तो पंजाबी गायक काका ने लॉन्च किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ाते, 17 नंबर क्वेश्चन को देखते। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? पहला ऑप्शन है आपका ईरान, दूसरा है इजराइल, तीसरा है रूस और चौथा है उत्तर कोरिया। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों इजराइल। कौन सा है? इजराइल। कि इजराइल जो है वो भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है। ठीक है, इजराइल जो है वह भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है। ठीक है, अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हुए 18वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस किसे घोषित किया गया है? ठीक है, वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका एयर इंडिया, दूसरा है कतर एयरवेज, तीसरा है एतिहाद एयरलाइंस और चौथा है आपका एमिरेट्स। ठीक है, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका सही ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है एतिहाद एयरलाइंस। ठीक है, एतिहाद एयरलाइंस जो है वह वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस है। ठीक है, जिसको घोषित किया गया है वर्ष 2026 में एतिहाद एयरलाइंस दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस घोषित किया गया है। ठीक है, एंड दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का ये हमारा दूसरा अंतिम क्वेश्चन होगा 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन की किस देश की क्रिकेटर एलिसा हीलो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ठीक है, जो एलिसा हीलो है यह एक क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है तो है आपका ऑप्शन नंबर ए में इंग्लैंड, दूसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ऑस्ट्रेलिया जो इसका सही जवाब है। ठीक है, एलिसा हीलो जो है वह ऑस्ट्रेलिया की है। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, चलो, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन। फिर हम लोग आप लोगों को प्रतिदिन सुबह में जो रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? ठीक है, 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है दिल्ली वाराणसी, दूसरा है बेंगलुरु मैसूर, तीसरा है मुंबई अहमदाबाद और चौथा है चेन्नई हैदराबाद। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में सही जवाब दीजिए। आपके पास समय शुरू होता है अब। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। मुंबई और अहमदाबाद कॉरिडोर के बीच में भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलेगी 15 अगस्त 2027 को। ठीक है, तो क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो थैंक यू आप सभी लोग को क्लास में ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।